जी, मैकेनिज़्म ऑफ जियोट्रॉपिज़म हमने देख लिया है। इस वीडियो के एक्चुअली इस लेक्चर के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट हो गए हैं। पिछली वीडियो जो है वो मेरे से मुकम्मल कंटिन्यू नहीं रह सकी यहाँ तक, तो इसको पार्ट्स के अंदर ही मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट है इस मैकेनिज़्म के बाद नेक्स्ट है क्लोंडीवेंट थ्योरी ऑफ जियोट्रॉपिज़म। पीछे हमने अब तक यही देखा था कि एक तरफ जो है, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम है, उसमें क्या होता है कि एक साइड के सेल ज़्यादा ग्रो करते हैं, दूसरी साइड के कम करते हैं। तो जिस साइड के ज़्यादा ग्रो करते हैं वो साइड ग्रो हो के दूसरी वाली साइड पे बेंड हो जाती है। किस साइड पे? जो साइड कम ग्रो कर रही होती है। ठीक है, जो ज़्यादा ग्रो करेगी वो मुड़ के दूसरी वाली साइड पे चली जाती है। तो ये थ्योरी जो है ये एक्चुअली आंसर करती है कि क्यों बेंडिंग होती है। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसे। This theory suggests that differential growth in geotropism is caused due to unequal distribution of auxin. कि जो ऑक्सीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ होता, एक साइड पे ज़्यादा होता है एक साइड पे कम होता है। तो जिस साइड पे ज़्यादा होता है उस साइड पे ग्रोथ क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, सेल ज़्यादा इलोंगेट कर जाते हैं, तो वो वाली साइड जो है वो ज़्यादा ग्रो करके बेंड हो जाती है दूसरी वाली साइड पे। ठीक है, अच्छा जी। इन अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द शूट ऑक्सीन हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट इन स्टेम एंड रूट। डिफरेंट बिहेवियर है स्टेम के अंदर और रूट के अंदर, हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले स्टेम में देखते हैं। हायर कंसनट्रेशन ऑक्सीन की जो है वो स्टेम में सेल इलोंगेशन को बढ़ाती है। जितनी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी सेल इलोंगेशन स्टेम में ज़्यादा होती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर स्टेम को आपने ज़मीन के ऊपर सीधा लिटाया हुआ है, ठीक है, तो लोअर साइड पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, और लोअर साइड पे ज़्यादा होगा तो लोअर साइड पे ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। और जैसे ही लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लोअर साइड क्या करेगी? बेंड करेगी ऊपर वाली साइड पे। और इसी तरह स्टेम जो है वो कहाँ हो जाएगी? ऊपर वाली साइड पे सीधी खड़ी होकर ग्रो करना शुरू कर देगी। सीधी ज़मीन पे लेटी हुई थी, ठीक है, उसके लोअर हाफ में ग्रोथ ज़्यादा हुई और इंटर्न स्टेम जो है वो स्ट्रेट हो गई, सीधी हो गई। मज़ीद जो स्टेम उग के आपके पास तैयार होगी, मज़ीद जो उसका पार्ट ग्रो करेगा तो वो कैसा होगा? वो स्ट्रेट ग्रो करेगा ऊपर वाली साइड की तरफ। नेक्स्ट रूट पे देखते हैं। रूट पे ऑक्सीजन का क्या बिहेवियर है। हाई कंसनट्रेशन जो है ऑक्सीजन की रूट में वो क्या करती है? वो सेल इलोंगेशन को रोकती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपने इस बात को जहन में रखना है कि स्टेम में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेल इलोंगेशन ज़्यादा होगी। रूट में जितनी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी सेल इलोंगेशन रूट में कम होगी। अच्छा जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने स्टेम को सीधा ज़मीन पर लिटाया, इसी तरह समझें आपके पास एक रूट पड़ी हुई है, तो उसमें भी जो लोअर हाफ है उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, अपर हाफ में कम होगी। अच्छा जी, अब रूट में हमने क्या कहा कि अगर कंसनट्रेशन लोअर साइड पे ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। ठीक है, तो लोअर साइड में ग्रोथ कम होगी तो अपर साइड पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जब अपर साइड पे ज़्यादा होगी तो अपर साइड वाले सेल ग्रो करके लोअर साइड की तरफ क्या करेंगे? बेंड हो जाएंगे। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद रूट कहाँ हो गई है? नीचे को जाना शुरू हो गई है। जैसे स्टेम ऊपर को निकल आई थी, रूट नीचे को चली जाएगी। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे ना एक और बहुत अहम बात को डिस्कस कर रहा है। रूट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के लिए स्टेम की निस्बत। लेकिन जो बात अहम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एथिलीन इज सिंथेसाइज्ड व्हेन ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स इन द रूट। ऑक्सीजन डायरेक्टली रूट की ग्रोथ को नहीं रोकता। ठीक है, ऑक्सीजन का काम सेल इलोंगेशन को बढ़ाना ही है, चाहे वो रूट में है चाहे वो शूट में है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रूट में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है, बढ़ती है, वैसे ही रूट में एथिलीन बनना शुरू हो जाती है। तो एथिलीन तो डायरेक्टली ग्रोथ को कम करती है। एथिलीन का तो काम ही ग्रोथ को कम करना होता है। तो इन टर्न रूट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर अहम था। अच्छा जी, ये थ्योरी वैलिड नहीं है, कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले, एक्सपेरिमेंट्स हुए, सब कुछ हुआ, उन्होंने करके देखा कि क्या वाकई ही स्टेम में कहीं पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो ऐसा उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लिहाजा ये थ्योरी जो है वो रिटेन नहीं करती, रिजेक्टेड है, वैलिड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी है स्टेटोलिथ थ्योरी है। ये भी जो टॉपिक रिस्पॉन्स पे ये थ्योरी। अच्छा जी, ये थ्योरी दी है हेबरलैंड ने। 2 वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया। इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो ग्रेविटी है उसका स्टिमुलस जो है वो प्लांट को कहाँ से पता चलता है? प्लांट में स्टेटोलिथ मौजूद होते हैं जो कि ग्रेविटी का स्टिमुलस जो है वो रिसीव करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है,
ग्रेविटी के बारे में प्लांट को कैसे पता चलता है? स्टेटोलिथ्स की वजह से। अब देखते हैं स्टेटोलिथ क्या चीज़ है। स्टेटोलिथ जो है ये प्लास्टिड हैं। अगर आप ज़रा याद करें तो आपको प्लास्टिड के बारे में पता होगा क्या होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं ये पिगमेंट कंटेनिंग जो हैं ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल में मौजूद होती हैं। 3 किस्म के प्लास्टिड होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लीकोप्लास्ट होते हैं। लीकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, सॉरी लीकोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और अमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता और ये होते हैं मौजूद रूट में ये पाए जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो स्टेटोलिथ्स हैं ये वो प्लास्टिड्स हैं जो कि कौन से हैं? अमाइलोप्लास्ट वाले। और जिन सेल्स में ये स्टेटोलिथ्स या अमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं उन सेल्स को कहा जाता है स्टेटोसिस्ट, ठीक है। तो 2 डेफिनेशंस हो गई आपके लिए, 2 अहम पॉइंट्स हो गए कि व्हाट आर स्टेटोसिस्ट एंड व्हाट आर स्टेटोसिस्ट एंड व्हाट आर स्टेटोलिथ। 2 चीज़ें हैं कि स्टेटोलिथ क्या चीज़ है और स्टेटोसिस्ट क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब जो स्टेटोलिथ वाली थ्योरी है वो क्या कहती है? सॉरी, ये वाला पेज था पहले 208, पीछे हम 207 करके आए हैं। अच्छा, अब आपको स्टेटोसिस का तो पता चल गया है कि वो सेल्स जिसमें माइलोप्लास्ट होते हैं या स्टेटोलिथ होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेटोसिस। अच्छा, अब ये जो माइलोप्लास्ट है ये क्या है? ये बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन्स हैं जो कि किस में पाए जाते हैं? स्टेटोसिस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइलोप्लास्ट के पास क्या होते हैं? बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं। आप डायग्राम में भी देखें तो आपको लिथ्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आपको बड़े बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर बड़े बड़े ग्रेन्स पड़े हुए हैं। जो सेल्स हैं वो स्टेटोसिस्ट हैं और ये जो ग्रेन्स हैं ये क्या हैं? ये स्टेटोलिथ हैं। और ये किस चीज़ के ग्रेन्स हैं? ये स्टार्च के ग्रेन्स हैं। अच्छा जी, अब ये हैवी होते हैं, ठीक है। हैवी होने की वजह से कहाँ जाएंगे? नीचे बैठेंगे। जो नीचे वाली साइड पे होगी ना उस साइड पे क्या करेंगे? बैठते जाएंगे। आपको भी ये बिल्कुल एक तरफ एक्यूमुलेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो दी स्टार्च ग्रेन्स सेटल्स इन द सेल ऑफ द रूट कैप इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो जिधर वाली साइड पे ग्रेविटी एक्ट करी होती है उसी साइड पे जाके क्या करते हैं? जमा हो जाते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रेविटी का स्टिमुलस जो है वो इसकी मदद से रिसीव करता है। उसे बिल्कुल पता चल जाएगा जिस वाली साइड पे ग्रेविटी है उस साइड पे क्या जमा हुआ है? ये जमा हुए हैं। तो बिल्कुल उसे इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर मौजूद होंगे? ये जो टिप होती है सीलियोटाइल्स की उसमें मौजूद होते हैं स्टेटोसिस्ट। रूट एंडोडर्मिस में होते हैं, वास्कुलर मंडल की शीट्स में होते हैं, हाइपोकोटाइल्स, एपिकोटाइल्स, लंग फोलिएज। तो यहाँ पर ये जो हैं चीज़ें ये जो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग, कैसे ये काम करता है वो हम देखते हैं। तो उसकी वर्किंग में जाहिर सी बात है हम थ्योरी को ही देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 ये थ्योरी ये कहती है कि अगर प्लांट आपके पास वर्टिकल है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप उसको ले आते हैं, वो खड़ा है आप उसको लिटा देते हैं, तो बिल्कुल उस पर जो स्टेटोलिथ है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। वो भी ग्रेविटी के एक्ट के तौर पे जिधर को उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करी होगी उसी पोजीशन में वो अपने स्टेटोलिथ्स को ले आएगा, अपनी पोजीशन उनकी भी चेंज करेगा। अच्छा जी, स्टेटोलिथ कहाँ जाएंगे? जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो स्टेटोलिथ गिरेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टेटोलिथ गिरेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करेगा, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन सेल में बढ़ेगी तो फ़ौरन से काल मॉड्यूलिन, ये एक प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाती है कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में, ठीक है। अच्छा जी, अब जो काल मॉड्यूलिन है ये क्या करेगी? ये एक्टिवेट होने के बाद बाकी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। और वो वाले एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो वाले एंजाइम जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होंगे ग्रोथ को, सेल की ग्रोथ को। इंटर्न सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सेल ने अपनी ग्रोथ शुरू करनी है, शुरू करेगा, रोकनी है तो रोकेगा,
ठीक हो गया। कालमोडिलिन स्विचेस ऑन द पंप फॉर कैल्शियम आयंस एंड IA प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो कालमोडिलिन जो है वो कैल्शियम आयंस के पंप को भी स्विच करेगी और ऑक्सिन जो है सेल मेम्ब्रेन में मौजूद उसको भी क्या करेगी, उसके पंप को भी स्विच करेगी। तो कैल्शियम आयन और ऑक्सिन जो है वो मूव करेगा टिश्यू में स्टेम की या रूट में, ठीक है। सेल टू सेल जो है ये मूव करेगा। तो इन टर्न जो है इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द ग्रोथ इन डिफरेंट रीजन। जहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा वहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है जो है हमने अभी देखा कि ग्रोथ किस तरह ज़्यादा होती है, किस तरह कम होती है, हाफ साइड पे ग्रोथ क्यों ज़्यादा हो जाती है, हाफ साइड पे ग्रोथ क्यों कम होती है, और प्लांट आपको फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स देता है, जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स देता है, वो क्यों देता है, पीछे रीज़न ये होती है। अच्छा जी, अच्छा जैसे हमने पीछे देखा था ना क्लोंडीमेंट थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं मिला, लिहाजा वो रिजेक्टेड थ्योरी है। तो इस थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या कोई एविडेंस मौजूद है। तो वाकई देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, उन्होंने म्यूटेंट मेज लिए एक, ठीक है, जिसके अंदर अमाइलोप्लास्ट जो हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। और अमाइलो प्लास्ट छोटे हैं तो इसका मतलब है उसमें जो है स्टेटोलिथ जो है वो ना होने के बराबर या बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्स होंगे। लिहाजा ये वाली जो वैरायटी है मेज़ की ये लेस सेंसिटिव है किसके लिए, ग्रेविटी के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। ग्रेविटी का स्टिमुलस रिसीव नहीं कर पाती। तो ये तो फर्स्ट एविडेंस है, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि वाकई जो है स्टेटोलिथ ही प्लांट को इस काबिल बनाता है कि वो ग्रेविटी का अंदाज़ा लगा सके कि किधर को ग्रेविटी है। नंबर टू है उन्होंने क्या किया है, जो सीलियोपटाइल है उसको ट्रीट किया है जिब्रेलिन और काइनेटिन के साथ, और साथ में हाई टेम्परेचर दिया है, जिसके नतीजे में उनके जो माइलोप्लास्ट हैं वो उसमें से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो इन टर्न ये जो स्टेम है, ये जो सीलियोपटाइल है, ये इस काबिल नहीं रह सकता कि ये ग्रेविटी के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके या उसे रिसीव कर सके। जो स्टार्च ग्रेन है वो थोड़ी देर बाद अगर जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे जिब्रेलिन और काइनेटिन के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसमें दोबारा से माइलोप्लास्ट बनने शुरू हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। लिहाजा दोबारा से उनमें वो सेंसिटिविटी आ जाती है, वो दोबारा से ग्रेविटी को क्या करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता चलना शुरू कर देता है कि ग्रेविटी इस तरफ है, वो स्टिमुलस को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों एविडेंसेस जो हैं हमें यही कह रहे हैं कि जो स्टेटोलिथ है वही प्राइमरी जो है प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, स्टिमुलस को रिसीव करती है ग्रेविटी के। जी नेक्स्ट है रोल ऑफ रूट कैप इन जियोट्रोपिज्म, के जो रूट कैप है उसका जियोट्रोपिज्म में क्या रोल है। हाँ जी, तो जो जियोट्रोपिज्म है वो इनहिबिट होती है अगर आप रूट कैप को ख़त्म कर दें, ठीक है। प्लांट ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड तब करता है जब तक उसकी रूट पे कैप मौजूद होती है। जैसे ही आप उस कैप को रिमूव कर देते हैं वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करना क्या कर देता है, छोड़ देता है, बंद कर देता है। अच्छा, तो वो यही कह रहे हैं कि जियोट्रोपिज्म इन रूट इज़ इनहिबिटेड विद द रिमूवल ऑफ कैप को रिमूव कर दें, जियोट्रोपिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ रीस्टोर्ड, दोबारा से वापस आ जाएगा विद रीजनरेशन ऑफ कैप। Therefore, some plant physiologists believe that the root cap regulate the geotropism, ठीक है। तो जियोट्रोपिज्म को कौन रेगुलेट कर रहा है, रूट कैप ही कर रही है। इसके एक्सपेरिमेंट्स नीचे डिफरेंट किए गए जो कि प्रूव कर रहे हैं इस बात को। फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाफ रूट कैप को रिमूव कर दिया था। तो जहाँ पर रूट कैप मौजूद थी वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, और जहाँ पर रूट कैप मौजूद नहीं होगी वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी। अच्छा, तो वो यहाँ पर क्या हुआ, वन एक्सपेरिमेंट, हाफ ऑफ द रूट कैप ऑफ द मेज टिप वाज रिमूव, द रूट डेवलप्स अ कर्वेचर टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रिमेनिंग हाफ कैप, ठीक है। तो जिस साइड पे रूट कैप नहीं थी वो साइड ज़्यादा ग्रो करेगी और वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द साइड वेयर रूट कैप इज़ प्रेजेंट। नंबर टू है, द कैप ऑफ द मेज रूट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। अगर आप टोटली कैप को रिमूव कर दें तो क्या होगा, इट इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट ऑफ इट्स रूट, क्योंकि रूट कैप ने उसको क्या किया होता है, ग्रोथ को रोका हुआ होता है। तो अब क्या होगी, रूट जो है ग्रोथ जो है रूट की वो ज़्यादा हो जाएगी। इन अनदर एक्सपेरिमेंट मेज कैप्स आर प्लेस्ड एट द टिप ऑफ द लेंटिल रूट। लेंटिल और प्लांट है, मेज और प्लांट है। लेंटिल होता है फली वाला पौधा, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्या किया है, मेज की रूट कैप लगाई है, इट डिक्रीजेज द रूट इलोंगेशन,
तो उसकी अगर पहले ज़्यादा हो रही थी तो आपने उसके ऊपर रूट कैप लगा दिया तो उसकी जो रूट इलोंगेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि जो रूट कैप है उसके अंदर एब्सिसिक एसिड बन रहा होता है और एब्सिसिक एसिड का काम एथिलीन की तरह ग्रोथ को रोकना होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, ट्रांसपोर्ट टू द इलोंगेशन जोन एंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जिधर वाली साइड पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, रूट की जिस साइड पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, एब्सिसिक एसिड वहाँ जाके जमा हो जाता है। ठीक है, और उस तरफ ग्रोथ नहीं होने देता। ठीक है, it accumulates here and inhibit the cell elongation on lower side of the root placed in horizontal position। अगर आपने रूट को सीधा ज़मीन पे लिटाया हुआ है तो लोअर हाफ में क्या होगा, ज़्यादा एब्सिसिक एसिड जमा हो जाएगा और लोअर हाफ में रूट की ग्रोथ नहीं होगी। अपर वाली साइड ज़्यादा ग्रो करेगी, अपर वाली साइड ज़्यादा ग्रो करेगी तो रूट किधर को बेंड हो जाएगी, नीचे वाली साइड को बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी जी थ्योरीज़। डिटेल में हमसे मांगा हुआ था जियोट्रोपिज्म कैसे होता है, फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है, तो डिटेल में सब कुछ हो गया। हमने उनकी थ्योरीज देखी, उनके एविडेंसेस देखे कैसा होता है। तो ये जो है ये आपकी मूवमेंट्स जो है कंप्लीट हो गई हैं। एक टाइप की मूवमेंट रहती है उसको हम अब देख रहे हैं, वो कौन सी है जी, वो है जी नास्टिक मूवमेंट। अगर प्लांट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, मतलब उस मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे हमने अभी देखा ना टूवर्ड्स लाइट अगर प्लांट रिस्पॉन्ड करता है तो आपको पता है उसने लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करना है या लाइट के ऑपोजिट रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन इसमें आपके पास कोई भी डायरेक्शन जो है वो क्या क्लियर नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि इसी डायरेक्शन में उसने रिस्पॉन्ड करना है, उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती। अगर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो तो हम उसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस एक्सटर्नल होगा, आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। The variation in intensity of some factors act as stimulus. The direction of movement is determined by structure of plant organ itself। तो इसमें जो प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसकी कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, कोई मुतवक्के नहीं होता आपको किसी तरफ ही वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। तो ये किस चीज़ पर डिटरमिन, क्या चीज़ इसको डिटरमाइन कर सकती है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो सकती है, या सिर्फ प्लांट ऑर्गन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर सकती है। अच्छा, एक और अहम बात इसमें यह है कि नास्टिक मूवमेंट सिर्फ बाई फेशियल ऑर्गन ही शो करना है। लीफ हो गया, फ्लावर की पेटल्स हो गई, ये बाईफेशियल ऑर्गन है, मतलब जिनकी सिर्फ दो साइडें होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ठीक है, पत्ते की आपको हमेशा यही पता होता है कि या पत्ते की ऊपर वाली साइड है या पत्ते की नीचे वाली साइड है। उसकी साइडों वाली साइडें इतनी मोटी नहीं होती। अगर आप स्टेम को देखें तो स्टेम गोल होती है, उसकी लेफ़्ट साइड भी है, राइट भी है, अपर भी है, लोअर भी है। ठीक है, समझ आई है। तो स्टेम की मुख्तलिफ साइड्स हैं, आप उसमें साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट सारी की सारी साइड्स देख सकते हैं। लेकिन स्टेम में सिर्फ लीफ में सिर्फ दो साइड्स होती हैं, या ऊपर वाली या नीचे वाली। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बाईफेशियल स्ट्रक्चर्स, जिसके सिर्फ दो फेसिस हों, दो साइड्स हों। इसमें लीफ आता है, या फूल की पत्तियां भी आप देख लें, उसका भी एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली होती है। मोटाई तो उसकी होती नहीं है जो आप उसको ये कह सकें कि इसकी साउथ वाली साइड है, इसकी वेस्ट वाली साइड है, इसकी ईस्ट वाली साइड है, तो वो वाली साइड्स इसकी नहीं होती। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं नास्टिक मूवमेंट्स की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो निक्टी नास्टी है। स्लीप मूवमेंट्स भी हम इसको कहते हैं। तो डायगोनल मूवमेंट्स आर कॉल्ड निक्टी नास्टिक और स्लीप मूवमेंट्स। फ्लावर हैं, लीव्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स के आपने पहले ही देखा कि ये सिर्फ एक्ट करेंगी लीव्स पे या फ्लावर्स की पत्तियों पे। तो हमने देखा कि डे या नाइट में इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ फूल होते हैं वो दिन में खिले हुए होते हैं, शाम को क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पत्ते भी होते हैं पौधों के कि वो दिन को बिल्कुल खड़े होते हैं और रात को क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं जैसे उनकी डेथ हो चुकी हो, डेड हो चुके हों। तो इन मूवमेंट्स को हम ये जो मूवमेंट्स हैं ये कहलाती हैं डायगोनल मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट्स, द फ्लावर एंड लीव्स ऑफ द मैनी प्लांट्स टेक अप डिफरेंट पोजीशंस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। दीज मूवमेंट्स आर काज्ड बाय अल्टरेशन इन लाइट और टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा किसकी वजह से होता है, या लाइट की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है। लिहाजा इसी बेस पे इसकी दो टाइप्स हो गई हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं जी फोटोनास्टी, सेकंड टाइप को हम कहते हैं थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी आपको वैसे नेम से पता चल रहा है कि दिस इज़ ड्यू टू द लाइट। स्टिमुलस इसमें क्या चीज़ होगी, लाइट होगी। फ्लावर आपके पास ओपन होता है दिन की मौजूदगी में, रात को बंद हो जाता है, या रात को ओपन होता है दिन को बंद होता है। तो इसमें वजह क्या है, दिन और रात में क्या फ़र्क होता है, रोशनी का फ़र्क होता है। दिन को रोशनी होती है, रात को नहीं होती।
ठीक है। कैपिचुला का फ्लावर है वो कहता है मॉर्निंग में ओपन होता है और नाइट में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी तरह वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है प्राइम रोज़ की। तो प्राइम रोज़ या सेस्ट्रम के जो फ्लावर्स हैं, नाइट जैस्मीन भी जिसको कहते हैं रात की रानी, इसके फूल कब खिलते हैं, रात को खिलते हैं, सुबह टाइम क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इनमें मेन रीज़न क्या है, लाइट बाइस बनती है इन पौधों की इन प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट का। ठीक है, तो ये मूव करते हैं, बंद या खुल वैसे तो नहीं होते, मूवमेंट होती है तो वो बंद होते हैं, खुलते हैं। अच्छा, तो ये जो था फोटोनास्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोनास्टी। तो इसमें क्या चीज़ रीज़न होगी, टेम्परेचर रीज़न होगा चीज़ों के ओपन होने में, क्लोज होने में। तो बहुत सारे फ्लावर आपके पास ओपन होते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ये वाले फ्लावर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से एक्चुअली होता क्या है, टेम्परेचर की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है लोअर साइड पे वो क्या हो जाती है, देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ ऑन लोअर साइड ऑफ द पेटल इन द फ्लावर ट्यूलिप एट नाइट। तो नाइट में क्या होता है, जो ट्यूलिप होती है, ये क्या करती है, ट्यूलिप एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फ्लावर है ट्यूलिप जो कि रात को बंद होता है, दिन को खुलता है। तो इसके पीछे वजह रात की ये नहीं होती कि ये अंधेरे में बंद होता है, रोशनी में खुलता है, बल्कि रात को टेम्परेचर कम होता है तो जो लोअर हाफ होती है पेटल की, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, उस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, अपर हाफ पे कम होगी। तो ऑटोमेटिकली जो फ्लावर की पेटल है वो बंद हो जाएगी। डे टाइम में क्या होगा, लोअर साइड पे ग्रोथ कम होगी, अपर साइड पे ज़्यादा होगी, तो पेटल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, फूल की पेटल्स खुल जाएंगी। अच्छा, फर्स्ट वन टाइप थी निक्टेनास्टी, जिसकी आगे क्या हैं, दो टाइप्स हैं, फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे से जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैकेनिज़्म इसका डिटेल में, और बाकी भी ये काफ़ी आगे लेंथी टॉपिक पड़ा हुआ है आपका, काफ़ी डिटेल में अभी रहता है। इसकी बाकी भी टाइप्स हैं नास्टिक मूवमेंट्स की। नंबर 1 टाइप हमने कर ली है, 2 इसके अलावा हैं उसको, और इसका जो मैकेनिज़्म है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगी, उसको आपने देख लेना है। लेकिन यहाँ तक किसी को अच्छे तरीके से देखें, काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स भी है और काफ़ी ज़्यादा भी हो चुका है। 2 वीडियोज़ पे मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इस लेक्चर के 2 पार्ट हैं, मैं 2 डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, आपने दोनों देख लेनी है। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।